everyone to my YouTube channel. This is Manisha Padre PGT. In this video we are going to discuss about class 9 social science part civics कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हमें मदद करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर को समझने के लिए। तो इससे पहले वाली जो पार्ट है वीडियो का उसको जरूर देखिए सो दैट आपको एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाए कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। हमने एक ब्रीफ आइडिया साउथ अफ्रीका से लिया है। हमने देखा कि पिछले वीडियो में किस तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज प्रॉब्लम थी और कैसे वो लोग इस प्रॉब्लम से उन्होंने सॉल्व आउट किया और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ। अब हम देखेंगे इंडिया के प्रोसीजर का, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर किस तरह से स्टैब्लिश हुआ। आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन उससे पीछे का जो स्ट्रक्चर है, उससे पीछे की जो बातें हैं उनको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करने के पीछे क्या प्रोसीजर था, हमने स्टेप बाय स्टेप कौन से रास्ते अपनाए, कौन सी चीजें हमने इस्तेमाल करी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करने में। तो सबसे पहली बात आती है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे रेफर टू दी साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, किस तरह से लोगों ने फिर वहां पर मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के बाद में किस तरह से वहां पर उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इक्वालिटी दी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वहां पर सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया गया, सभी लोगों के राइट्स के बारे में सोचा गया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश हुई। तो हम साउथ अफ्रीका से भी हमें आप कह सकते हैं एक बेसिक आइडिया और एक बेसिक इंफॉर्मेशन और आप कह सकते हैं एक मोटिवेशन सोर्स मिला कि हम भी इंडिया के अंदर एक ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है साउथ अफ्रीका। सेकंड में लिखा हुआ है 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1928 में पहली बार मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए पहली बार उन्होंने बात करी कि इंडिया के अंदर भी जो है एक, भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिया का भी खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर 1931। तो 1931 में इसका पहला सेशन होता है, ठीक है, कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका जो प्रोसीजर तैयार की जाएगा। फिर 1973 का जो चीज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 1973 में यहाँ पर क्या होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। तो यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं, किसके बेसिस पे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके आधार के ऊपर यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं एक बेसिक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके को। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जब अपनी सोशल साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाई होगी, उसमें जो फर्स्ट पेज देखने को आपको मिलता है वो मिलता है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ बेसिक वर्ड लिखे होते हैं, जैसे लिखा होता है सोशलिस्ट, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके अंदर लिखे होते हैं। और ये माना जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पूरा सोर्स है या फिर हम कहें पूरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल इज आल्सो कंसिडर एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस प्रीएम्बल में जो कुछ बेसिक वर्ड है, सोशलिस्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, जिसके आधार पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो ये वर्ड हमें कहाँ से मिले, तो हमें कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, हमने कहाँ कहाँ से कुछ चीजें सीखी। तो जैसे फ्रेंच के अंदर आपका रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उससे हमें कुछ आइडिया मिला, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कुछ ऐसी चीजें हमें वहां से सीखने को मिली। हमें रशिया से कुछ आइडिया मिला, ठीक है, हमने कुछ रशिया रेवोल्यूशन से सीखा कि वहां पर और कौन कौन सी चीजें जो हैं रेवोल्यूशन के बाद में स्टैब्लिश की गई हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं या फिर बेसिक आइडिया कहाँ से मिला, क्यों हमने अपने प्रीएम्बल के अंदर ये वर्ड्स मेंशन किए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट, और कहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली टू ऐड दिस वर्ड इन आवर प्रीएम्बल, ठीक है। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ चीजें सीखी, कुछ रशिया से रेवोल्यूशन से चीजें सीखी, और यहाँ से इन रेवोल्यूशन से हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिला कि लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी, ये कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसके आधार पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ये तो था एक पाथ मॉडल आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका, जिस आधार पर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश किया गया। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो अपनी
आंसर्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोसीजर बिहाइंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इससे रिलेटेड कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इन पॉइंट्स को ऐड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो जानेंगे वो जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोई ऐसा नया वर्ड नहीं है, आपने इससे पहले भी 8th स्टैंडर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्ड पढ़ाई होगा या सुनाई होगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लग जाएगा और इन अपकमिंग स्टैंडर्ड आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिफोर कोई हम लीगल टर्म पे जाएं और इससे पहले कि हम कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट करें, जब भी कोई ऐसा वर्ड देखने को मिलता है तो उसको हम हमेशा बाइफरकेट करके सीखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, दो वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली। तो आप खुद एक बार खुद सोचिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ऐसी असेंबली तैयार की गई है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक है ना। अगर हम एक बेसिक बात करें कि हिंदी में एक मेन बात करें कि एक जिस्ट ऑफ आइडिया लें कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो यानी आप सब जानते हैं असेंबली क्या होती है, एक बैठक जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं। ठीक है ना, एक जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं उसको हम असेंबली कहते हैं। और इस असेंबली के आगे जो वर्ड एड ऑन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी कोई ना कोई ऐसी असेंबली होगी जहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए होंगे। ऑब्वियसली जो लोग होंगे वो एमिनेंट पर्सन होंगे, वो वेटेरन पर्सन होंगे, वेटेरन लीडर्स होंगे। ठीक है, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया होगा। तो इससे हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि दिस इज समथिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जहां पर सभी लोगों ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तो हम अगर लीगल टर्म देना चाहें आपकी बुक के कॉन्टेक्स्ट से और एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से, तो आप लिख सकते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकर ऑफ, ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो है तैयार हुआ। अब इसके पीछे का जो प्रोसीजर है, इसमें जो क्या क्या चीजें हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, फर्स्ट मीटिंग इसकी क्या हुई, कितने मेंबर यहाँ पर आप कह सकते हैं इलेक्ट होकर आए और कितने नॉमिनेट हुए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसका जो है प्रोसीजर क्या था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मेनली क्या थे, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वही जो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से आए थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इसके अंदर। ठीक है, जो जुलाई 1946 के इलेक्शंस में से आए थे इलेक्ट होकर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है दिसंबर 1946। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है दिसंबर 1946। इलेक्शन कमीशन की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी जो मीटिंग होती है वो होती है दिसंबर 1946। लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक चीज फोकस करनी है, जब इसकी मीटिंग हो रही है 1946 में, ये थोड़ा सा इस पीरियड को के ऊपर फोकस कीजिएगा। 1946 की बात हो रही है, तो 1946 में जब इसकी मीटिंग हो रही है तो आपको ध्यान जो रखना है वो याद रखना है कि 1946 के टाइम पर कितने मेंबर थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके जो मेंबर थे वो कितने थे। तो 1946 के टाइम पर इसके जो मेंबर थे वो थे 389। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1946 का टाइम चल रहा है, तो 1946 के बाद कौन सा पीरियड आएगा, 1947। तो यानी पार्टीशन का टाइम आएगा, इंडिपेंडेंस का टाइम आएगा। तो फिर यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है आफ्टर पार्टीशन, उसको आप याद रखेंगे। तो ऑब्वियसली पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, बंटवारा हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसका भी डिवीजन हो चुका था। डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब आप बोलोगे डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों, जैसे मैंने आपको बताया एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल टू द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो आप कह सकते हैं कौन कौन मेंबर थे इसके अंदर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे।
इनकी पहली मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। जब दिसंबर 1946 में इनकी मीटिंग हुई, उस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था, कोई बंटवारा नहीं हुआ था। उस टाइम पे जो मेंबर थे वो 389 थे, लेकिन 1947 में आजाद हो जाते हैं दोनों देश और बंटवारा हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, जब बंटवारा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो मेंबर है वो भी बाइफरकेट हो चुके होंगे। कुछ मेंबर जो थे असेंबलीज के वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुके थे, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से इंडिया तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका डिवीजन हो चुका था। तो ध्यान रखना है आपको कि 1946 के टाइम पर जो है कितने मेंबर थे आपके? 389। और डिवीजन होने के बाद में कितने बचे? यानी जो डिवीजन होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के अंदर जो है आपके कितने मेंबर बचे, वो आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसीजर है इसको समझने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। तो 299 मेंबर थे जो आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने की। आपने देखा होगा, अगर हम आपके सामने एग्जांपल दूं नेपाल का, या वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज का एग्जांपल दूं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज हुआ है। देखिए, अमेंडमेंट प्रोसीजर हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मेन बेसिक चीज में ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो प्रोसीजर था वो आपको लिए समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना आपका, इसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे। कहाँ से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो 1973 में इलेक्शंस हुए थे वहां से। और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 में हुई, ठीक है। उसके बाद ये 389 इसके मेंबर्स थे। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। इसके बाद में जो हमें फोकस करना है वो करना है आपका, इसके बाद हमें जो फोकस करना है वो करना है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कि देखिए, हमारे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बहुत सारी कंट्रीज की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम चेंज किया है, ठीक है। टाइम टू टाइम आने पर उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जब इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेकर्स थे जिन्होंने तैयार किया, उसके बाद में उनने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीजें चेंज नहीं की गई है, वैसे ही चलता आ रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऐसे ही चलता आ रहा है? उसके पीछे जो बेसिक प्रोसीजर है वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बहुत ज्यादा एमिनेंट पर्सन थे, ठीक है। इसकी खुद की फिलॉसफी रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी फिलॉसफी के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है, जैसे अगर मैं बात करूं, गांधीयन फिलॉसफी है इसके अंदर, ठीक है। आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और इनका आइडिया क्या था? अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। और दूसरे अगर मैं किसी पर्सन के आपको दूं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया? इक्वालिटी के ऊपर। तो ऐसी आइडियोलॉजी के आधार पर, ऐसी बेसिक फिलोसफी और आइडियोलॉजिकल के आधार पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका तैयार किया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? इसके अंदर प्रोसीजर हुआ है, इसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वो सबको साथ लेकर चलता है। इंडिया के अंदर हर तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, सबको अपने रिलीजन के हिसाब से पूजा करने का, उसको प्रोपेगेट करने का सबको सबके पास में अधिकार है। इक्वालिटी है इंडिया के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बना है, चाहे समाज के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह है। उन सबको एक इक्वालिटी कंसेप्ट दिया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, इंक्लूड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सबके हित की बात करता है। तो ये चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसा ही है। हाँ, बेसिक इसके अंदर एक प्रोसीजर है अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट में आप कुछ चीजें चेंज लेके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन, बट आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव नहीं ला सकते, पूरे बदलाव नहीं लेके आ सकते। तो ये एक आप कह सकते हैं क्यों हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसके पीछे की इसकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, अपनी विजन है, किस आधार पर इस पे बना है। बहुत सारे एमिनेंट पर्सन थे जिनकी फिलोसफी के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, कि इक्वल लेकर चलने की बात करता है सबको, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है।
तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपका पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके अंदर हमने डिस्कस किया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, समराइज कर देंगे और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस अपकमिंग वीडियो में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा प्रियम्बल है उसके बारे में जानने को मिलेगा और आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.